हेलो नमस्कार, मेरा नाम है रंजन कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञानेक्सा आईक्यू। तो आज हम जो सोलर सिस्टम है, इस सोलर सिस्टम के बारे में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सोलर सिस्टम को। तो सबसे पहले देखते हैं सौरमंडल के बारे में। जब हम सौरमंडल की बात करते हैं, तो सौरमंडल का मेरा मतलब है कि इस सौरमंडल में एक तारा होगा और इसी तारा को हम क्या बोलते हैं? सूर्य बोलते हैं। याद रखना है, सूरज जो है एक तारा है और ये जो तारा है सूर्य, ये हमारे सौरमंडल का मुखिया है। और इसमें 8 ग्रह होते हैं और भी उपग्रह भी होते हैं, क्षुद्र ग्रह भी होते हैं, उल्कापिंड भी होते हैं और बौने ग्रह भी शामिल है। हम धीरे धीरे कर सब इन सभी बातों को समझेंगे। ग्रह क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सूर्य के बारे में। अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य जो है ये हमारे सौरमंडल का एकमात्र तारा है। याद रखना है कि सूर्य एक तारा है। अगर हम सूर्य की आयु की बात करें कि ये सूर्य जो है ये कितना साल पुराना है, तो इसकी आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष पुराना है। सूरज की आयु है ये 4.6 अरब वर्ष पुराना है। अगर हम इसकी मास यानी कि द्रव्यमान की अगर हम बात करें कि ये कितना इसका द्रव्यमान है, तो ये पृथ्वी के द्रव्यमान से लगभग 3,33,000 गुना भारी है। यानी कि अगर पृथ्वी को अगर हम एक्स मान लेते हैं इसका वेटेज को, तो ये उससे 3,33,000 गुना, हजार गुना भारी है। इतना बड़ा है ये सूरज, कल्पना कर सकते हैं। अगर इसकी व्यास की बात करें, डायमीटर की बात करें, तो ये पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है। अगर हम गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है जो है ये सूरज के गुरुत्वाकर्षण से 28 गुना कम है और सूरज का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 28 गुना अधिक है। यानी कि पृथ्वी की जितना गुरुत्वाकर्षण बल है उससे 28 गुना अधिक गुरुत्वाकर्षण बल किसका है? तो सूर्य का। और सूर्य के अंदर बहुत सारे तत्व होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया और अन्य भी भारी तत्व होते हैं, वो सब है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, नियॉन, ये सब हो गया। तो अगर हम सन में बात करें तो लगभग 71% जो है वो हाइड्रोजन है और 26.5% जो है वो हीलियम है। यानी कि मुख्य रूप से 2 तत्व जो है बहुत ज़्यादा है, वो है एक हाइड्रोजन 71% और लगभग 26% मान सकते हैं, 26.5% हीलियम है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो हमें उम्मीद है कि आपको इस बात को समझ में आया हुआ। 2-3 पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। पहला नंबर कि सूरज क्या है? एक तारा है, न कि कोई ग्रह है, याद रखना है, पहला नंबर बात। दूसरा नंबर कि इसकी जो अब वर्ष है, उम्र है, ये कितना है? तो वह है 4.6 अरब वर्ष है। और इसका जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान से कितना है? ज़्यादा है, 3,33,000 गुना ज़्यादा है। और इसका जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास से कितना है गुना है? 109 गुना है। दूसरा नंबर कि अगर इसकी गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के 28 गुना ज़्यादा है। और इसमें कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं हमारे सूरज में? तो हाइड्रोजन होते हैं, हीलियम होते हैं और ऑक्सीजन होते हैं, कार्बन होते हैं, नियॉन होते हैं, ये सभी होते हैं। जिनमें से सबसे ज़्यादा अगर होते हैं तो वो हाइड्रोजन होते हैं। वो कितना हाइड्रोजन होते हैं? तो वो 71% होते हैं। और हीलियम कितना होते हैं? तो 26.5% होते हैं। अब ये सब देखने के बाद हम चलते हैं सूरज की आंतरिक और बाह्य संरचना को देखते हैं। अगर हम बात करें कि सूरज अंदर से कैसा दिखता है, कैसा बना हुआ है, तो आप देखेंगे यहाँ चित्र में देखिए, आप देखिए यहाँ पर चित्र में देखिए कि सूरज की जो सबसे आंतरिक संरचना है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको कोर बोलते हैं। हाँ, एकदम सबसे अंदर वाली संरचना है, इसको हम कोर बोलते हैं। यहाँ पर कोर के बारे में देखिए, कोर के बारे में क्या बोला कि यहाँ पर जो तापमान होता है वो बहुत अधिक होता है, सबसे ज़्यादा तापमान होता है यहाँ पर। और ये सूरज का सबसे केंद्रीय भाग होता है, सबसे केंद्रीय भाग होता है और यहाँ तापमान बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। OMG, देखिए यहाँ पर थोड़ा 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1 मिलियन इक्वल टू कितना होता है? 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। कितना होता है? 10 लाख होता है। तो समझ रहे हैं, 1 मिलियन में जब 10 लाख तो 15 मिलियन, समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा है इसका तापमान अंदर में। और यही अंदर में यहीं पर क्या होता है? नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा क्या होता है? हाइड्रोजन हीलियम में बदलकर और ऊर्जा पैदा करता है। अब सूर्य की जो गर्मी देख रहे हैं, इतना जो गर्म होता है, वो उसका ईंधन बस यहीं पर ये जो हाइड्रोजन है और हीलियम जो है, यही हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होकर के और तो ऊर्जा पैदा करता है। तो कोर के बारे में समझ लिए। अब दूसरा है रेडिएटिव जोन है। अब रेडिएटिव जोन देखिए, आप जो दूसरा पार्ट देख रहे हैं रेडिएटिव जोन का, ये वाली पार्ट जो देख रहे हैं, ये वाली पार्ट, ये रेडिएटिव जोन कहलाती है। ये वाला पार्ट सारा, ये कोर हो गया और ये रेडिएटिव जोन हो गया। समझ में आ गया? अब रेडिएटिव जोन के बारे में देखते हैं, विकिरण क्षेत्र के बारे में देखते हैं। अब देखिए, कोर से निकली ऊर्जा फोटोन के रूप में, किसके रूप में? फोटोन के रूप में यहाँ गुजरती है और
इस परत को पार करने में ऊर्जा लाखों साल लग जाते हैं, लाखों साल लग जाते हैं। रेडिएटिव जोन को पार करने में इस ऊर्जा को, जो कोर से ऊर्जा निकली है, वो कोर से निकली ऊर्जा को रेडिएटिव जोन पार करने में लाखों साल लग जाते हैं। समझिए कितना बड़ा हो सकता है। उसके बाद तीसरा नंबर है संवहन क्षेत्र। हाँ है तो एक मिनट। हाँ, तो हम देख रहे थे रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन में देखिए, ये बीच वाला जो हम भाग बताएं आपको, ये रेडिएटिव जोन कहलाता है, ये वाली रेडिएटिव जोन कहलाती है। अब क्या बोला कि जब कोर से ऊर्जा निकलती है तो ये रेडिएटिव जोन पार करने में ही कितना लग जाता है, सालों भर लग जाता है, लाखों साल लग जाता है। और यहाँ पर ये जो रेडिएटिव जोन से जो ऊर्जा पास हो रही है, ये फोटोन के रूप में पास हो रही है। किसके रूप में, फोटोन के रूप में। अब अगला हम देखते हैं कन्वेक्टिव जोन, यानी कि संवहन क्षेत्र। अब संवहन क्षेत्र क्या होता है, ये देखिए, जो सबसे बाहरी परत आप देख रहे हैं ये वाली, ये क्या कहलाती है, कन्वेक्टिव जोन कहलाती है। चलिए इसके बारे में देखिए, ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर ऊर्जा जो है ये गर्म गैसों के बुलबुलों के रूप में ये ऊपर उठती रहती है, गर्म गैसों के रूप में। जैसे कि आप देखते हैं कि घर पर जब चावल बनती है किसी बर्तन में, तो वहाँ पर कैसे बुलबुला छूटती रहती है, उसी प्रकार से यहाँ पर ये होती रहती है। आगे चलते हैं। जब इसकी हम आंतरिक भाग को देख लिए, आंतरिक भाग में कौन कौन भाग देखे, सबसे पहला हम देखे इसका कोर। हाँ, इसका कोर देखे। दूसरा नंबर भाग क्या था, उसके ऊपर में रेडिएटिव जोन था। तीसरा नंबर में क्या था, तो कन्वेक्शन जोन था। तो इस तीनों भाग को याद रखना है कि सूर्य के जो आंतरिक संरचना होती है ये तीन भागों में बटी होती है। सबसे पहला कौन होता है, कोर होता है। दूसरा कौन होता है, रेडिएटिव जोन होता है। तीसरा कौन सा होता है, कन्वेक्टिव जोन होता है। तो इस बात को याद रखना है। कोर का तापमान कितना होता है, तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। इस बात को भी याद रखना है, ठीक है। और जो ये सूर्य के अंदर जो ऊर्जा का उत्पादन होता है, ये कौन से भाग में होता है, तो कोर में होता है। कौन से भाग में होता है, कोर में होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन जो होता है वो क्या चीज़ में चेंज हो जाता है, हीलियम में चेंज होता है, और ऊर्जा निकलती रहती है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होता है, इस भाग को हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन बोलते हैं, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं इसकी बाहरी सतह को देखने। जब आंतरिक सतह को देख लीजिए, आंतरिक भाग को देख लीजिए, तो अब इसकी बाहरी भाग को देखते हैं। अगर हम इसके बाह्य भाग की बात करें, इसके यानी कि इसके एटमॉस्फेयर की बात करें, तो इसके 4 लेयर होते हैं। हाँ, सूर्य के अंदर 4 लेयर होते हैं। सूर्य के जो वायुमंडल होते हैं, इसके 4 लेयर होते हैं। सबसे पहला क्या कहलाता है, प्रकाश मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश मंडल कहलाता है, यानी कि फोटोस्फीयर कहलाता है। आप फोटोस्फीयर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, फोटोस्फीयर आपको इसी में दिखा रहे हैं। फोटोस्फीयर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाले भाग, तो ये क्या कहलाती है, ये फोटोस्फीयर कहलाती है। फोटोस्फीयर ये हो गया इसकी, एक मिनट, ये वाली जो भाग है ये फोटोस्फीयर कहलाती है। तो फोटोस्फीयर में क्या बता रहा है कि फोटोस्फीयर जो है यह सूर्य की वह सतह है जो हमें दिखाई देती है। जब हम सूर्य की कौन सी सतह दिखाई देती है जब बात करते हैं, तो वो होती है प्रकाश मंडल, यानी कि फोटोस्फीयर। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछ रहा है कि बताइए कि सूर्य इनमें से कौन सा सूर्य का सतह जो है ये दिखाई देती है, तो वो होती है फोटोस्फीयर, यानी कि प्रकाश मंडल दिखाई देती है। इसका जो तापमान होता है लगभग 5500 से लेकर के 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और सौर कलंक, सन स्पॉट्स जो होता है वो इसी परत में हमें देखने को मिलता है। हाँ, यानी कि सौर कलंक जो होता है वो इसी में देखने को मिलता है। आगे देखेंगे कि सौर कलंक क्या होता है से। उसके बाद होता है दूसरा लेयर, कौन सा होता है, वो होता है क्रोमोस्फीयर, यानी कि वर्णमंडल होता है। और यह प्रकाश मंडल के ऊपर जस्ट स्थित होता है। आप देखे थे ना, यहाँ पर फोटोस्फीयर था, ये फोटोस्फीयर के जस्ट ऊपर में जो होता है ये क्या होता है, तो ये क्रोमोस्फीयर होता है, यानी कि वर्णमंडल होता है। क्रोमोस्फीयर सबसे पहला क्या होता है, फोटोस्फीयर सबसे अंदर में नीचे में, और उसके ऊपर में क्या होता है, क्रोमोस्फीयर होता है। यह प्रकाश मंडल के ऊपर की एक लाल पतली परत होती है, और इसे केवल सूर्य ग्रहण के समय देखा जा सकता है, अन्यथा नहीं देख सकते हैं इसको। सूर्य ग्रहण के समय ही इसको देख सकते हैं। तीसरा नंबर ऊपर में आता है कोरोना आता है। क्या आता है, कोरोना। अब यह सूर्य का सबसे बाहरी हिस्सा है। कोरोना जो है यह सूर्य का सबसे बाहरी हिस्सा है, जो लाखों किलोमीटर तक फैला है। इसका तापमान आश्चर्यजनक रूप से लगभग 2 मिलियन से डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय एक सफेद मुकुट की तरह दिखता है। तीसरा है ट्रांजिशन रीजन, यानी कि संक्रमण क्षेत्र होता है। ये वर्णमंडल और कोरोना के बीच के भाग होता है। हाँ, वर्णमंडल और कोरोना के बीच का हिस्सा होता है, जहाँ तापमान अचानक से बहुत तेजी से बढ़ जाती है। तो हम अब आंतरिक भाग के बाद बाहरी भाग को भी देख चुके हैं। अब हम देखेंगे कि सूर्य पर होने वाली प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले अभी हम यहाँ पर बात किए थे सौर कलंक, यानी कि सनस्पॉट के बारे में। तो अब इसको देखते हैं कि ये क्या होती है। सबसे पहले हम सौर कलंक को देखते हैं, सनस्पॉट को देखते हैं। तो देखिए, जो हमारा प्रकाश मंडल होता है, तो ये प्रकाश मंडल पर दिखने वाले जो गहरे
काले धब्बे होते हैं, आप देख रहे हैं ना यहाँ पर काला काला दिखाई दे रहा है कहीं कहीं पर, ये जो काला काला दिख रहा है इसी की बात हम कर रहे हैं। तो ये जो काले काले जो धब्बे है ये क्या कहलाती है, यही सौर कलंक कहलाती है। और यहाँ के तापमान जो होता है वो आसपास के क्षेत्र से लगभग कम ही होता है। लगभग कितना कम होता है, तो 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। क्योंकि यहाँ पर जो ब्लैक ब्लैक डॉट दिख रहा है यानी कि एक तरह से ये बुझो कि ठंड पड़ गई है, हाँ, अन्य की तुलना में। जहाँ पर ज़्यादा गर्मी है वहाँ पर ज़्यादा लाइट है, जहाँ पर आपको कम लाइट दिख रही है यानी कि वहाँ पर वो क्षेत्र जो है वो ठंड पड़ गई है। क्योंकि यहाँ पर ये जो सनस्पॉट दिख रही है, यहाँ पर ये जो डॉट डॉट काले काले धब्बे दिख रही है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो होते हैं बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं, जो गर्मी को ऊपर जाने से रोक देता है, बंद कर देता है, ऊपर जाने नहीं देता है। लेकिन जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कम होते हैं, जहाँ पर आपको लाइट दिख रहा है, वहाँ पर देखिएगा कि फ्लेयर बहुत ज़्यादा मार रहा है, एक बार उफान मार रहा है पूरी तरह से ऊपर में। तो जहाँ पर काले काले डॉट डॉट जो आपको दिख रहा है वो वहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो जाने के कारण क्या होती है कि वो ब्लैक ब्लैक डॉट डॉट हमें देखने को मिल जाती है। अगला देखते हैं सौर्य कलंक, सौर्य चक्र। सौर्य चक्र को देखिए, सनस्पॉट साइकिल को देखते हैं। अब ये जो सौर्य चक्र जो होती है इसकी संख्या हर 11 साल में घटती है। हाँ, इनकी जो संख्या है वो हर 11 साल में घटती है और बढ़ती रहती है, कभी बढ़ जाती है तो कभी कम जाती है। इसे ही क्या कहते हैं, सौर्य चक्र कहते हैं। आगे चलते हैं, सौर ज्वाला को देखते हैं। सौर ज्वाला क्या होता है, सोलर फ्लेयर क्या होता है, सोलर फ्लेयर्स को देखते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर सूरज के ऊपर ये उगने वाले उठने वाले ये जो लपटे हैं ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं सोलर फ्लेयर बोलते हैं। ठीक है, तो इसको समझते हैं, चलिए। हाँ, तो जब सूर्य की चुंबकीय ऊर्जा अचानक मुक्त होती है, हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पर देख रहे थे जो बन रहा था, ये एक बार एक जब टूट जाती है तो इसमें से क्या होती है, जो प्रकाश की जो तीव्र चमक पैदा होती है और इससे ये सूर्य के अंदर जो ज्वालाएं होती है ये बाहर की ओर फेंकती है। हाँ, और यह करोड़ों हाइड्रोजन बम के फटने जैसा जितना ऊर्जा पैदा करता है, बहुत गर्मी ऊर्जा पैदा करता है, और ये पृथ्वी तक भी आता है और पूरे सौर मंडल में फैल जाते हैं, अन्य अन्य ग्रहों पर भी फैल जाते हैं। तो समझिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ पर जो डॉट डॉट ब्लैक ब्लैक जो दिख रही है आपको, सोलर फ्लेयर, ये सनस्पॉट जो दिख रही है, कभी कभी ये क्या होती है, टूट जाती है। जब टूटती है तो अंदर से बहुत सारे ऊर्जा जो है वो निकल पाती है, और वो निकलती है तो इतनी तीव्र गति से निकलती है कि हमारे पूरे के पूरे अंतरिक्ष में ये फैल जाती है और पृथ्वी तक भी आ जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं सोलर फ्लेयर्स बोलते हैं, और ये करोड़ों हाइड्रोजन बम फटने जितना ऊर्जा पैदा करती है। अब आगे देखते हैं सौर्य पवन, सोलर विंड्स किसे कहते हैं। अब सूर्य के कोरोना से, जो सूर्य के कोरोना भाग पड़े थे उससे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसे आवेशित कण जो है एक निरंतर धारा में निकलती रहती है, जो पूरे के पूरे सौरमंडल में फैल जाती है, और इसकी गति जो होती है 400 से लेकर के 800 किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से हो सकती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सौर पवन बोलते हैं या सोलर विंड्स बोलते हैं। एक है, अगला है कोरोनल मास इजेक्शन, यानी कि जो सौर तूफान होती है इसी को हम बोलते हैं कोरोनल मास इजेक्शन। यह सूर्य का सबसे बड़ा विस्फोट है। यानी कि ये जो यहाँ पर सोलर, यहाँ पर जो पढ़े थे थोड़ा सा पहले, सोलर कलंक पढ़े थे या सनस्पॉट पढ़े थे। अब ये सनस्पॉट के फटने से जो इसमें से कस के जो आग निकलती है या इसमें से जो ऊर्जा निकलती है, ये पूरे के पूरे हमारे जो सौर मंडल है उसमें एक आंधी तूफान की तरह कस के हवा चलती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, सूर्य का कोरोनल मास इजेक्शन बोलते हैं। अब इसके कारण से क्या होती है कि इसमें अरबों टन जो गैस होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र अंतरिक्ष में फेंके जाते हैं, और यदि यह पृथ्वी की ओर आए तो हमारे जो सैटेलाइट है, जो बिजली ग्रिड है, उसको भी नुकसान पहुंच सकता है, और हमारा सोलर जो लाइट है, सैटेलाइट है, वो भी बर्बाद हो सकता है, ये बिखर सकता है। अगला है सौर विकिरण, यानी कि सोलर रेडिएशन है। अब सोलर रेडिएशन के बारे में देखिए कि ये क्या बोल रहा है कि सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है के रूप में ये आती है, जिसमें दृश्य प्रकाश जैसे पराबैंगनी और इंफ्रारेड जो होती है किरणें ये शामिल होती है। और जब ये पृथ्वी के ऊपर आते हैं तो ये पृथ्वी के नॉर्थ पोल, ये पृथ्वी हुआ तो ये पृथ्वी के नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर दिखने लगते हैं। जब पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल में दिखेंगे तो हम इसे अरोरा बोरियोलिस बोलेंगे, और जब साउथ भाग में इसको देखेंगे तो ये क्या कहलाएगा, अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहलाएगा। हाँ, तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से ये पृथ्वी के जो उत्तरी ध्रुव है वहाँ पर इस प्रकार से रंग बिरंगे आपको देखने को मिलता है। तो इसी को हम बोलते हैं अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव में और दक्षिणी ध्रुव में देखने को मिलते हैं। जब उत्तरी ध्रुव में देखने को मिलेगी इस प्रकार के रंग बिरंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अरोरा बोरियोलिस बोलेंगे, और इसको जब नीचे में देखने को मिलेगा तो ये अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहलाता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, और आज के लिए इतना ही।